दोस्तों, साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो बर्ब शूट ट्यूटोरियल का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम बर्ब शूट के बारे में और नया कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बर्ब शूट के बारे में और नया कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही बग बाउंटी, एथिकल हैकिंग सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज के वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम टारगेट टैब को सीखने वाले हैं। बर्ब शूट का जो टारगेट टैब है उसे डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। यहाँ पे मैंने टेम्पररी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट करूँगा, यूज़ बर्ब शूट डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन से यूज़ करेंगे और स्टार्ट बर्ब पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो टारगेट टैब के बारे में हम आज डिटेल में सब कुछ जानने वाले हैं। क्या क्या होता है टारगेट टैब में, क्या देखने को मिलता है हमें, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो एक बार ये हमारा बर्ब शूट स्टार्ट हो जाए फिर हम आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये बर्ब शूट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं और बर्ब शूट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारा बर्ब शूट स्टार्ट हो चुका है। ये जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये डैशबोर्ड है हमारा और हम यहाँ पे आज टारगेट टैब के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम चले आते हैं टारगेट टैब के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टारगेट टैब सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या मिलता है, टारगेट टैब के अंदर 3 टैब है। फर्स्ट है साइट मैप, सेकंड है स्कोप और तीसरा है इशू डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम साइट मैप को देखेंगे। साइट मैप में हमें क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जहाँ पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है, ये देखिए, ये जो मेरा कर्सर मूव हो रहा है वहाँ पे हमें साइट मैप देखने मिलेगा। हम जिस भी वेबसाइट को स्कैन करेंगे उसका पूरा साइट मैप हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो कंटेंट है वो यहाँ पे हमें कंटेंट विंडो में देखने मिलेगा। उसमें जो भी इश्यूज फाइंड हुए होंगे वो सारे हमें इश्यू विंडो में देखने मिलेंगे। और यहाँ पे जो भी कंटेंट हम सिलेक्ट करेंगे उसके जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होंगे वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, रिक्वेस्ट में और रिस्पॉन्स के अंदर। और इश्यू की जो जहाँ पे कोई भी इश्यू फाइंड होगा उस इश्यू की हम यहाँ पे मान लीजिए उस इश्यू को सिलेक्ट करते हैं तो उस इश्यू की एडवाइजरी हमें यहाँ पे नीचे एडवाइजरी विंडो में देखने को मिलेगी। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो ये ब्राउज़र ओपन हो रहा है और यहाँ पे हम इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई एक वेबसाइट ओपन करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे टारगेट टैब में हमें साइट मैप कैसे दिखता है, कंटेंट कैसे दिखता है, इश्यू अगर फाइंड होता है तो कैसे दिखता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसी दिखती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ब्राउज़र ओपन हो जाए हमारा, फिर आगे हम बढ़ते हैं और सीखते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाऊंगा। ओके, ये कुछ इश्यू आ रहा है, बर्ब शूट ओपन हो चुका है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे google.com खोल देंगे, google.com ओपन करेंगे और हम बर्ब शूट में जाके देखेंगे तो हमारा कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ है। हमारा ये तो ओपन हो चुका है। हम सिंपली इसे इंटरसेप्ट ऑन कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी google.com की जो रिक्वेस्ट है वो कैप्चर हो चुकी है। हम देखते हैं टारगेट टैब के अंदर कुछ आया कि नहीं। ये देखिए, टारगेट टैब के अंदर हमें यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट हमें देखना था वो मिल चुका है। ये देखिए, टारगेट टैब के अंदर हमें ये देखिए गूगल के डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं वो हमें देखने को मिल रही है। देखिए, adservices.google.com, api.google.com, play.google.com, ये google.com जो हमने इसकी रिक्वेस्ट कैप्चर की थी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें साइट मैप देखने को मिलता है। हर एक साइट का साइट मैप देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे मैंने क्योंकि ब्राउज़र में google.com ही खोला, तो google.com और उसके जो भी सब डोमेन्स है उन सारे सब डोमेन्स को यहाँ पे साइट मैप के उसमें दिखाया गया है। तो साइट मैप में अगर google.com को मैं ओपन करूँगा तो वहाँ पे देखिए google.com के अंदर जो भी फोल्डर्स, फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या फिर जो भी कुछ चीज़ें
क्रॉलिंग के दौरान मिली होंगी वहाँ पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे साइट मैप में हमें देखने को मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, पैरामीटराइज रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये सर्च है। तो इसमें भी जो रिक्वेस्ट हैं वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे हमें कैप्चर हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो मान लीजिए हमें ये google.com है, google.com की सारी रिक्वेस्ट, मैंने बोला था आपको कंटेंट, ठीक है। मान लीजिए ये साइट हमने सिलेक्ट की है, तो इस साइट की जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर हुई होंगी उस सारी रिक्वेस्ट को यहाँ पे कंटेंट विंडो में दिखाया जाएगा। ये देखिए सारी रिक्वेस्ट हमें कंटेंट विंडो में मिल रही है। गेट मेथड है, यूआरएल्स हैं, उसमें पैरामीटर्स है या नहीं, यहाँ पे जहाँ पे राइट किया हुआ है वो सारे पैरामीटराइज रिक्वेस्ट हैं। फिर स्टेटस कोड क्या है, लेंथ क्या है, HTML टाइप क्या है, माइम टाइप क्या है, HTML है, जेसन है, स्क्रिप्ट है, क्या है, ठीक है। फिर उसका गूगल जो टाइटल है वो दिखाया गया है और रिक्वेस्ट का जो टाइम है वो दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही हम जो भी रिक्वेस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उस रिक्वेस्ट का नीचे हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दिख रहा है। मान लीजिए मैंने ये 4th नंबर का रिक्वेस्ट कैप्चर किया है, तो यह जो एक्चुअल रिक्वेस्ट गया होगा मेरे ब्राउज़र से वो दिख रहा है और उसका रिस्पॉन्स हमें जो आया है रिस्पॉन्स टैब में दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए जो रिस्पॉन्स आया वो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो मुझे सारे फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ये सारे फॉर्म में मुझे यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला विंडो। उसके बाद आते हैं इश्यू विंडो पे। इश्यू विंडो पे देखिए यहाँ पे जो भी इश्यूज फाइंड हुए रहेंगे वो सारे इश्यूज यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। ये देखिए स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी नॉट एनफोर्स, ये एक वल्नरेबिलिटी होती है, इंफॉर्मेशन वल्नरेबिलिटी होती है जहाँ पे स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी को एनफोर्स नहीं किया गया है, ये वल्नरेबिलिटी होती है। तो वो कहाँ कहाँ आपको फाइंड हुई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। एक प्रॉपर यूआरएल जहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जिस रिक्वेस्ट के ऊपर, जिस इशू की, जिस रिक्वेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे उससे रिगार्डिंग आपको नीचे जो एडवाइजरी विंडो है वहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये देखिए इशू का नाम क्या है, सीवियरिटी क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, होस्ट कौन सा है, कौन से पाथ पे आपको मिली है, इश्यू का डिस्क्रिप्शन यानी कि स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी नॉट एनफोर्स का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसका रेमिडिएशन क्या होता है, उसके रेफरेंस लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसी जो जहाँ पे आपको इशू फाइंड हुआ है उसी जगह की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ होता है टारगेट टैब के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप किसी एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप google.com के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप google.com की रिक्वेस्ट कैप्चर करने जाएंगे या फिर google.com को क्रॉल करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी यूआरएल्स मिलेंगी, बहुत सारे एंड पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो मान लीजिए आपका साइट मैप एक लंबा लिस्ट बन जाएगा कि आपके बहुत सारे साइट मैप के अंदर बहुत सारी एंट्रीज होंगी, बहुत सारे यूआरएल्स मिल जाएंगे आपको, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आपको उसमें से कुछ फिल्टर करना है। मान लीजिए आपको ये google.com की जो भी रिक्वेस्ट आपने कैप्चर की है उसमें से आपको सिर्फ पैरामीटराइज रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है। सिर्फ डायनेमिक रिक्वेस्ट जो आपने भेजी है वो ही चाहिए। अनपैरामीटराइज रिक्वेस्ट यानी कि जिस रिक्वेस्ट के अंदर पैरामीटर्स नहीं पास हुए हैं वो सारी रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, स्टैटिक रिक्वेस्ट आपको नहीं चाहिए। तो वो आप कैसे फिल्टर करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको, क्योंकि अगर आप फिल्टर नहीं करेंगे तो आप इतने बड़े साइट मैप के अंदर कुछ भी ढूंढेंगे, कहीं पे वल्नरेबिलिटी ढूंढने जाएंगे तो वो आपको बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि वो आपको बहुत ही टफ पड़ेगा, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं कि आप रिक्वेस्ट जो है वो पैरामीटराइज रिक्वेस्ट को ही फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर्स मैनिपुलेशन वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। आइडोर वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज, एक्सएसएस भी आप पैरामीटर के अंदर फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे फिल्टर ऑप्शन यूज करके आप अपनी बग फाइंडिंग को थोड़ा ईजी बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारे टारगेट टैब के अंदर है। वो कैसे होता है ये देखिए, आपको यहाँ पे फिल्टर, हाइडिंग नॉट फाउंड, हाइडिंग CSS इमेजेस, ये ऑप्शन दिख रहा है फिल्टर का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए आपको फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। फिल्टर के ऑप्शन के अंदर भी, फिल्टर सेटिंग्स के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखिए फर्स्ट है
फिल्टर बाय रिक्वेस्ट है। आपको किस टाइप की रिक्वेस्ट को फिल्टर करके आपको देखना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन है शो ओनली स्कोप आइटम्स, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने किसी एक वेबसाइट को, जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं, जिसमें बग ढूंढ रहे हैं, उस वेबसाइट को आपने स्कोप में अगर डाला होगा तो अगर आप ये बटन सिलेक्ट करते हैं तो स्कोप में जितनी वेबसाइट्स होंगी उतनी उन्हीं की रिक्वेस्ट आपको दिखाई देगी। बाकी की जो वेबसाइट्स होंगी जिनको आपने स्कोप में नहीं डाला है उनकी रिक्वेस्ट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आधा तो आपका काम यहीं पे इजी हो जाएगा कि आपको आपने जो वेबसाइट स्कोप में रखी है उन्हीं की रिक्वेस्ट दिखेंगी, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है ओनली रिक्वेस्टेड आइटम्स, ठीक है। तो आपने जो रिक्वेस्ट करी है उन्हीं आइटम्स को दिखने को मिलेगा। फिर तीसरा ऑप्शन है शो ओनली पैरामीटराइज क्वेरी, ठीक है। तो आपने जो वेबसाइट को स्कोप में रखा है उस वेबसाइट की जो भी रिक्वेस्ट हैं, जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी है या फिर कैप्चर हुई है, क्रॉल हुई है, उसमें जो पैरामीटराइज रिक्वेस्ट होंगी उन्हीं को ये सिर्फ दिखाएगा। तो और थोड़ा आपका स्कोप कम हो जाएगा, वहां पे आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। ये फिल्टर्स अगर आप लगाएंगे तो ये फिल्टर्स आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप किसी एक वेबसाइट को जिस पे आप काम कर रहे हैं उसको स्कोप में डालिए, और स्कोप में डालने के बाद आप उसको शो ओनली इन स्कोप आइटम्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिए, और शो ओनली पैरामीटराइज रिक्वेस्ट भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपको एक नैरो स्कोप मिल जाएगा, एक नैरो पाथ मिल जाएगा जहाँ पे आप सिर्फ उतनी ही चीज़ में आप फोकस करके वल्नरेबिलिटी या फिर बग जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉट फाउंड आइटम्स को आप हाइड कर सकते हैं, ये भी आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ नॉट फाउंड हाइड आइटम्स ही सिलेक्टेड होता है। उसके बाद आपको MIME टाइप से यानी कि फाइल टाइप से आपको फिल्टर करना है। मान लीजिए HTML कंटेंट ही आपको देखना है तो HTML से आप फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रिप्ट्स देखनी है तो स्क्रिप्ट्स देख सकते हैं। स्क्रिप्ट्स वाली रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट वाली रिक्वेस्ट देखनी है, XML रिक्वेस्ट देखनी है, CSS रिक्वेस्ट आपको फिल्टर करके देखनी है, ओनली टेक्स्ट देखना है, इमेजेस, फ्लैश, अदर बाइनरीज, ये सारी चीज़ें अगर आपको फिल्टर करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आप जिस वल्नरेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं उस वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड जो भी MIME टाइप है उसे आप पहले फिल्टर कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट या फिर दूसरी MIME टाइप के जाके काम करिएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है स्टेटस कोड। यहाँ पे डिफरेंट स्टेटस कोड होता है 1XX, 2XX, 3XX, 4XX एंड 5XX, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है 2XX यानी कि सक्सेस कोड्स, 3XX यानी कि रीडायरेक्शन, जैसे कि 304 हो गया, ठीक है। उसके बाद 301 हो गया, 302 हो गया। उसके बाद 4XX रिक्वेस्ट यानी कि रिक्वेस्ट में कुछ एरर है, मान लीजिए 403 हो गया, 404 नॉट फाउंड हो गया। ऐसी जो रिक्वेस्ट हैं उनको आप फिल्टर कर सकते हैं। फिर सर्वर साइड से कोई एरर है, वो एरर सारी 5XX स्टेटस कोड में आती है। तो उन स्टेटस कोड के वाइज भी आप जो रिक्वेस्ट हैं उन्हें फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 4XX सिलेक्टेड नहीं मिलता है, तो आप 4XX सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4XX के अंदर मान लीजिए आपको 403 फॉरबिडन मिल रहा है, 404 नॉट फाउंड मिल रहा है। तो ऐसे पेज के ऊपर भी आपको कई बार वल्नरेबिलिटीज मिल सकती है, तो आप 4XX को यहाँ पे सिलेक्टेड रखिए, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। उसके बाद आपको फोल्डर्स के हिसाब से भी फिल्टर ऑप्शन मिल जाता है। एम्प्टी फोल्डर्स हैं वो आप हाइड कर सकते हैं, यानी कि आपका जो भी साइट मैप है उसके अंदर कोई फोल्डर फाइंड हुआ है जो भी एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो उनको भी आप हाइड करके उसे फिल्टर में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आ जाते हैं तो सर्च टर्म से भी आप उसे फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी स्पेसिफिक फाइल को सर्च करवाना है या फिर किसी स्पेसिफिक पाथ को सर्च करवाना है। मान लीजिए फाइल टाइप इक्वल टू, आपको डॉक्यूमेंट फाइल से ही उसे सर्च करवाना है। उतनी ही रिक्वेस्ट चाहिए जिसमें फाइल टाइप इक्वल टू समथिंग दिया हो या फिर फाइल टाइप इक्वल टू डॉक दिया हो। आप इतना भी कर सकते हैं, फाइल टाइप इक्वल टू, यानी कि आपको ऐसी रिक्वेस्ट मिलेंगी जहां पे सिर्फ फाइल टाइप इक्वल टू कुछ पैरामीटर दिया हो, ठीक है।
तो इससे भी आप सर्च कर सकते हैं। ये फिल्टर ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है, उसमें आप रेजेक्स ऐड कर सकते हैं, केस सेंसिटिव उसे बना सकते हैं, नेगेटिव सर्च भी कर सकते हैं। यानी कि आपने जो सर्च किया है, नेगेटिव सर्च का यहाँ पे मीनिंग होता है कि आपने जो सर्च किया है वो टर्म निकल जाएगी, उस टर्म के अलावा जो भी टर्म वाली सारी रिक्वेस्ट होंगी वो आपको फिल्टर करके मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस फिल्टर बाय सर्च टर्म का यूज़ करके आप बहुत सारी रिक्वेस्ट जो हैं उनको थोड़ी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर की रिक्वेस्ट बना सकते हैं, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट देख सकते हैं और वहाँ पे एक पर्टिकुलर आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, बग फाइंड करना है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि फिल्टर बाय एक्सटेंशन। ठीक है, आपको मान लीजिए कि कुछ स्पेसिफिक एक्सटेंशन वाली फाइल्स जो कि है या फिर जो भी URL एंड है वो आपको देखना है, तो आप उससे भी फिल्टर कर सकते हैं शो ओनली करके। यहाँ पे ASP, ASPX या JSP, PHP ऐसे कोई एक्सटेंशन वाले जो URLs है वही चाहिए, तो वो भी आप इसे यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। या फिर हाइड करने हैं, यानी मान लीजिए यहाँ पे GIF दिया है, JPG दिया है, ऐसे कोई एंड पॉइंट्स है जिसको आपको हाइड करना है, तो उनको हाइड करने के बाद आप बाकी की रिक्वेस्ट देख सकते हैं। ये चीज़ भी आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फिल्टर बाय एनोटेशन। ठीक है, कमेंटेड आइटम्स है या फिर ओनली हाईलाइटेड आइटम्स है, उनको ही देखना है आपको, तो ये चीज़ आप फिल्टर करके यहाँ से देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करके आप इतने बड़े साइट मैप में से कुछ रिक्वेस्ट फाइंड कर सकते हैं, कुछ रिक्वेस्ट की लिस्ट को देख सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटीज या फिर पर्टिकुलर बग फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि आप एक बड़े से साइट मैप के अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट में कंफ्यूज ना हो जाए और आपको बग ढूंढने में आसानी हो, ताकि आपको बग ढूंढने में आसानी हो और आप आसानी से रिक्वेस्ट को देख सके, आसानी से रिक्वेस्ट कैप्चर कर सके, आसानी से रिक्वेस्ट पे काम कर सके और बग फाइंड कर सके। तो ये बहुत ही अच्छा फिल्टर ऑप्शन है इस टारगेट टैब के अंदर, इसका आप यूज़ ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ही आपको खोला था ये। अब ये देखिए साइट मैप में हमें दिख रहा है एक एक चीज़ जो बर्बसूट ने यहाँ पे क्रॉल की है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे एक एक करके दिख रही है। फोल्डर्स भी दिख रहे हैं, सेटिंग्स भी दिख रही हैं, एंड पॉइंट्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, इमेज के अंदर कोई इमेज अगर हमें कैप्चर हुई है तो वो भी दिखेगी। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती है और उन सारी चीज़ों की रिक्वेस्ट भी हमें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि साइट क्या है, साइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या फोल्डर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जान सकते हैं। अब मान लीजिए एक और ऑप्शन है, ये स्कोप है। ठीक है, यहाँ पे स्कोप के अंदर मैंने वेबसाइट ऐड करनी है, मुझे यहाँ पे स्कोप में वेबसाइट ऐड करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो मान लीजिए मैं google.com के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं google.com में मुझे बग फाइंड करना है, तो इससे मैं राइट क्लिक करूँगा सिलेक्ट करके। ठीक है, और राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ऐड टू स्कोप, तो ये मेरी जो वेबसाइट है वो स्कोप के अंदर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक पॉपअप आया, उसे यस कर देंगे और ये देखिए स्कोप के अंदर हमारी google.com वेबसाइट ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें जो फिल्टर ऑप्शन मिल रहा था जिसमें हमें दिख रहा था कि शो ओनली स्कोप आइटम, और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो ये देखिए बाकी की सारी आइटम्स चली गई हैं, हमें सिर्फ google.com से रिलेटेड ही रिक्वेस्ट या फिर google.com से रिलेटेड ही साइट मैप यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है शो ओनली स्कोप आइटम और हमारे स्कोप के अंदर है google.com। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक वेबसाइट पे ही काम कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी की जो भी वेबसाइट्स कैप्चर होंगी उनको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, उनको आप साइड में रख सकते हैं, उसको बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और उसके बाद में अगर आपको बताऊं कि स्कोप में और कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ पे ये देखिए यूज़ एडवांस स्कोप कंट्रोल, इसका यूज़ करते हैं। तो इंक्लूड स्कोप और एक्सक्लूड स्कोप भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन में जाते हैं और ये इसको हटा देते हैं। मान लीजिए इसमें से मैं google.com के 2-3 सब डोमेन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है,
google.com के साथ साथ मैं 3-4 सब डोमेन पे भी काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जी स्टैटिक नाम की जो वेबसाइट है उसे मुझे स्कोप में नहीं डालना है, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगा, कॉपी करके, एक मिनट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसे मैं इस जो वेबसाइट है उसे स्कोप में, यानी कि स्कोप से एक्सक्लूड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा स्कोप से जो वेबसाइट है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है मेरा यूआरएल, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। यूआरएल है gstatic.com, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एक्सक्लूड स्कोप में इसे ऐड कर दूंगा, https://gstatic.com, ठीक है। इसको अगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है एक्सक्लूड स्कोप में, तो ये स्कोप के अंदर से मुझे निकल जाएगी और मुझे यहाँ पे स्कोप में नहीं दिखेगी। ये सिर्फ 4 मैंने अगर स्कोप में ऐड करी तो ये 4 ही मुझे दिखेगी स्कोप के अंदर। उसके अलावा ये जो जी स्टैटिक है वो मुझे स्कोप में ऐड नहीं होंगे और उसके ऊपर मैं काम नहीं करूँगा। जब भी मेरा स्कैन भी होगा तो यहाँ पे ये स्कैन स्कोप के बाहर है तो ये स्कैन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट क्लिक करके है स्कैन का ऑप्शन। तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली इस वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं। उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अब खुल जाएगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इस न्यू स्कैन टैब को पूरा समझाया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑडिटेड सिलेक्टेड आइटम्स। तो google.com के अंदर जितने भी यूआरएल से मैंने क्रॉल करे हैं वो सारे सिलेक्टेड यूआरएल्स के अंदर, सिलेक्टेड आइटम्स के अंदर आ जाएंगे और उसे मैं स्कैन कर सकता हूँ। उसके बाद उसका स्कैन कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, रिसोर्स टूल यूज़ कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे google.com का सीधा स्कैनिंग नहीं करना है, मुझे एक और कोई पेज ढूंढना है और या फिर फोल्डर ढूंढना है, वहाँ पे कुछ स्कैनिंग करना है, मान लीजिए XJS को मैंने स्कैन करना है, तो ये यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। सॉरी, ये मेरा राइट क्लिक थोड़ा बिगड़ गया है। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे मुझे स्कोप में दिख रहा है https://google.com/xjs। तो यहाँ पे मैं अगर स्कैन करूँगा तो मुझे XJS पे ही सीधा स्कैन करने को मिलेगा। मुझे google.com को पहले स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट हैं XJS से रिलेटेड, उसको मैं डायरेक्टली स्कैन कर सकता हूँ। बाकी सारी चीज़ों को आप स्कैन नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, आपका टाइम बचाएगी, आपको आपका काम जो है थोड़ा वो फास्ट कर देगी और आपका बग ढूंढने का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी थोड़ा इंक्रीज कर देगी, ताकि आप आसानी से किसी भी वेबसाइट में कहीं पे भी बग ढूंढ सके ये सारी चीज़ें यूज़ करके, ठीक है। तो ये था आज का साइट मैप से रिलेटेड टारगेट टैब के अंदर जो भी कुछ चीज़ें होती है वो। उसके बाद स्कोप के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो मैंने आपको सिखा दी कि आप स्कोप में किस तरीके से किसी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं। और लास्ट टैब है टारगेट के अंदर, वो है इशू डेफिनेशन। ये इशू डेफिनेशन कुछ नहीं है, इशू डेफिनेशन दरअसल ये सारे डिफरेंट जो इश्यूज हैं उन्हें यहाँ पे समझाया गया है, लिस्ट किया गया है। मान लीजिए OS कमांड इंजेक्शन है, तो OS कमांड इंजेक्शन को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, रेमिडिएशन क्या है, रेफरेंस लिंक, सिवेरिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई है। उसके बाद ऐसे लिस्ट ऑफ इश्यूज यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको आप अगर पढ़ना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, उस इश्यू का मतलब क्या होता है, उस वल्नरेबिलिटी का, उस बग का मतलब क्या होता है, वो अगर आपको समझना है तो यहाँ पे आप अलग अलग बग के ऊपर क्लिक करके ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी टारगेट टैब के अंदर। आई होप कि आपको मैंने जो कुछ भी आज टारगेट टैब के बारे में सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टैब के साथ। एक और नई चीज़ सीखेंगे हम बर्ब शूट के बारे में डिटेल में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बर्ब शूट के एक और नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी बर्ब शूट को सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपका, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।
बर्ब शूट के एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।